नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं समाचार। सुबह के 7:30 बज चुके हैं। शुरुआत करते हैं अब तक की हेडलाइंस के साथ। बिहार के मुजफ्फरपुर में प्रसाद अस्पताल में आग लगने से हाहाकार, 3 लोगों की मौत की पुष्टि, 15 जख्मी, कई की हालात नाजुक। आईसीयू में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के साथ करेंगी द्विपक्षीय वार्ता। व्यापार, निवेश और ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर होगी चर्चा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मेघालय दौरे पर। आज शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की करेंगे अध्यक्षता। विभिन्न विकास परियोजनाओं की प्रगति की भी करेंगे समीक्षा। चंद घंटों में केरलम पहुंचेगा मॉनसून। आज केरलम और माहे में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। वहीं उत्तराखंड और उत्तर पूर्व के कुछ हिस्सों में भी बारिश की संभावना। अमेरिकी संसद से ट्रंप को बड़ा झटका। प्रतिनिधि सभा ने ईरान युद्ध नीति पर रोक लगाने का प्रस्ताव किया पारित। वहीं इजरायल और लेबनान युद्ध विराम और पायलट जोन बनाने पर सहमति। और अहमदाबाद में आज से विश्व योगासन चैंपियनशिप का आगाज। दुनिया भर के प्रतिभागी दिखाएंगे दम। प्रधानमंत्री मोदी शाम को 6:30 बजे वर्चुअली करेंगे संबोधित। और इस वक्त बिहार के मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर आ रही है और खबर बहुत ही दुखद है। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक भीषण आग लगने की खबर है। अस्पताल में ये आग लगी है। इस आग से वहां पर हाहाकार मचा हुआ है। 3 लोगों की मौत की भी पुष्टि की जा चुकी है। इस मामले में 15 लोग घायल बताए जा रहे हैं और कई ऐसे हैं जिनकी हालात नाजुक है। आईसीयू में ये शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। सुबह करीब 3:30 बजे के आसपास ये आग लगी थी और अब स्थानीय प्रशासन वहां पर पहुंच चुका है। राहत बचाव कार्य लगातार चल रहे हैं और स्थानीय प्रशासन ने 3 मौतों की पुष्टि की है। आईसीयू की वजह से आज सुबह 3:30 बजे ये आगजनी की खबर सामने आई। इसके बाद अस्पताल में, और ये प्रसाद अस्पताल निजी अस्पताल मुजफ्फरपुर का, उसके बाद वहां पर अफरा तफरी मच गई। थोड़ी देर में प्रशासन वहां पर पहुंचा, लेकिन तब तक 3 लोगों की दुखद मौत हो चुकी थी। 15 लोग गंभीर रूप से घायल हैं और कई लोग इसमें प्रभावित हुए हैं। तो ये खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। सुबह 3:30 बजे के बाद ये आग लगी। मुजफ्फरपुर में प्रसाद अस्पताल में ये भीषण आग लगी और सुबह 3:30 बजे ये खबर पहुंची। मुजफ्फरपुर के डीएम सुब्रत सेन ने 3 लोगों की मौत की पुष्टि की। दुखद घटना हुई है अर्ली मॉर्निंग में, जिसकी जानकारी हम लोगों को भी मिली है। और उसमें जो है 3 लोगों की अभी तक मृत्यु की सूचना है और लोगों को 13 से 15 मरीज आईसीयू में भर्ती थे। हम लोग कंफर्म कर रहे हैं, उनके परिजन अगल बगल में अस्पतालों में ले गए हैं, लेकिन 3 मृत्यु की सूचना आ रही है, इसको हम लोग कंफर्म कर रहे हैं। मधुरेश नारायण इस वक्त हमारे संवाददाता इस पूरे मुद्दे पर जुड़ रहे हैं ज़्यादा जानकारी के लिए। मधुरेश, इस वक्त क्या स्थिति है, थोड़ा सा बताएं। और घायलों का, जो लोग इस पूरे आगजनी में हताहत हुए हैं, उनका इलाज कहां पर चल रहा है? हाँ, देखिए अजय जी, अभी जो लोग इस पूरी घटना में घायल हुए थे उनका इलाज अलग अलग निजी अस्पतालों में चल रहा है। डीएम के अनुसार 3 लोगों की मौत हुई है, लेकिन जो वहां मौजूद लोग थे उनका कहना है कि इससे ज्यादा लोगों की मौत हुई है, क्योंकि लोग डेड बॉडी लेकर के दूसरे निजी अस्पताल में चले गए। इसमें मौत का जो आंकड़ा है वो बाद में बढ़ सकता है। बताया जा रहा है कि सुबह 3:30 बजे के आसपास
एक निजी अस्पताल जो मुजफ्फरपुर में चल रहा था, उसके 5वें तल्ले पे आईसीयू था और आईसीयू में इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट के कारण 3:30 बजे सुबह के आसपास वहां पे आग लग गई, जिसके बाद आनन फानन में जो अस्पताल के कर्मचारी थे उन्होंने बचाव कार्य शुरू किया, लेकिन आग जो थी वो काफी विकराल हो गई। तुरंत आग बहुत तेजी से फैल गई। इस बीच लगभग 3:45 बजे के आसपास जो फायर ब्रिगेड है, जो जिला प्रशासन वगैरह को सबको सूचित किया गया और प्रशासन 10 मिनट के अंदर में वहां पे पहुंच गया था, जिसके बाद राहत और बचाव कार्य जो है वो खत्म कर लिया गया है। सुबह 5 बजे तक आग जो थी उसको बुझा दिया गया था और जो लोग थे, जो घायल लोग थे, उनको वहां से निकाला गया है। बताया जा रहा है 15 के आसपास जो लोग हैं वहां इस पूरी आगजनी में घायल हुए हैं और उन सभी घायलों का जो इलाज है, जो थोड़े बहुत जिनको चोटें आई थी या जल गए थे, उनका तो इलाज उसी अस्पताल में कर दिया गया है, लेकिन जो लोग ज्यादा घायल हुए थे उनको आस पड़ोस के जो अस्पताल थे वहां पे ले जाया गया है। और ऐसे में समझा जा रहा है कि जो मौत का आंकड़ा है वो भी बढ़ सकता है और जो परिजन वहां पे मौजूद थे, परिजनों ने भी तत्परता दिखाई। जिनके परिजन आईसीयू में एडमिट थे या जो लोग अस्पताल में पहले से एडमिट थे, उन लोगों ने भी इवैक्यूएशन में जिला प्रशासन और अस्पताल की पूरी मदद की। इसीलिए जो फायर के कारण जो क्षति थी उसको कम करने में मदद मिली है। फिलहाल जो डीएम है सुब्रत सेन, उन्होंने बताया है कि 3 लोगों की मौत हुई है। उन्होंने आंकड़ा 3 कंफर्म किया है, लेकिन मधुरेश, अभी थोड़ा सा आप ये समझना चाहेंगे कि क्या अस्पताल में अभी जो कामकाज है वो सामान्य रूप से अब चलना शुरू हो गया है? अस्पताल की क्या स्थिति है और क्या ये भी पता चला है कि जो फायर सेफ्टी मेजर्स हैं उसको लेकर के थोड़ी बहुत लापरवाही अस्पताल की ओर से भी की गई थी? कुछ इस बारे में जांच या फिर इस दिशा में जांच कर रही है पुलिस? हाँ, देखिए, अस्पताल में चूंकि एक बड़ी आगजनी की घटना हुई है, लोगों की मौत हुई है, इसलिए अस्पताल तो अभी रनिंग कंडीशन में नहीं है और जो अग्निशमन विभाग की टीम है वो मौके पे पहुंची हुई है, वो जांच कर रही है। इस बीच में ये भी जांच की जाएगी कि फायर सेफ्टी के क्या मेजर्स वहां पे रखे गए थे, जो मानक है फायर सेफ्टी को लेकर के या हॉस्पिटल रनिंग को लेकर के, वो प्रॉपर था कि नहीं था या उसकी वायलेशन किए गए थे और यही आगजनी में मौत का कारण भी बना हो सकता है। लेकिन अभी ये तमाम जो पहलू हैं इस पे जिला जांच चल रही है। मधुरेश, बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए और तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए शुक्रिया आपका। आप स्थिति पर नजर बनाए रखिए, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोना रोड्रिग्स गोमेज 5 दिवसीय भारत दौरे पर हैं। आज वो दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच व्यापार, निवेश, ऊर्जा, स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों ने वेनेजुएला के ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण निवेश किया है। इस यात्रा से भारत और वेनेजुएला के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 जून को होने वाली दमन दौरे को लेकर के पूरे केंद्र शासित प्रदेश में उत्साह का माहौल है। नए सिविल दमन एयरपोर्ट और कई विकास परियोजनाओं के उद्घाटन से पहले शहर में व्यापक स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। स्थानीय प्रशासन के साथ नागरिक भी इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी दमन की जो बदली तस्वीरें हैं लोगों में उत्साह बढ़ा रही हैं। आपको तस्वीरें दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 जून को दमन के दौरे पर पहुंचने वाले हैं। इस दौरान वो नए सिविल दमन एयरपोर्ट समेत कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री के दौरे से पहले जिस चीज ने सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान खींचा है वो है पूरे दमन में दिखाई दे रही स्वच्छता और जन भागीदारी की अनूठी तस्वीर। पिछले कई सप्ताहों से स्थानीय प्रशासन और नागरिक मिलकर शहर के हर हिस्से को और अधिक स्वच्छ, सुंदर और व्यवस्थित बनाने में जुटे हैं। सड़कें, सार्वजनिक स्थल, समुद्र तट और बाजार क्षेत्र पहले से अधिक साफ सुथरे नजर आ रहे हैं। इससे लोगों में उत्साह का माहौल है। दिलचस्प बात यह है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी दमन की तस्वीरें लगातार वायरल हो रही हैं, जिनमें लोग अपने शहर की स्वच्छता और विकास कार्यों की सराहना कर रहे हैं। इसके साथ ही स्थानीय लोगों ने सोशल मीडिया में लिखा कि दमन के लोग हमेशा से साफ सफाई पसंद हैं और उनके यहाँ ऐसे सफाई अभियान चलते रहते हैं। दमन के लोग अपने शहर को हमेशा साफ सुथरा रखने का हर संभव प्रयास करते हैं।
5 જૂને આપણે અહીંયા દમણમાં પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી પધાર્યા છે। એ ખુશીમાં हमारे यहाँ स्वच्छता अभियान शुरू करियो छे। नरेंद्र मोदी जी जब भी आते हमारे यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ विकास क्षेत्र में हमें कुछ ना कुछ मिलता है। पूरी बिल्डिंगों को सजाया जा रहा है, सभी रास्तों को एकदम साफ सुथरा बना दिया गया है। अपने अपने आवासीय कॉलोनियों को कलर कर रहे हैं, सजा रहे हैं, रंगोली बना रहे हैं। दमन को एक हवाई अड्डे की जरूरत थी, जो हमारी बहुत जल्दी मांग पूरी होने जा रही है। कई स्थानीय नागरिकों का कहना है कि दमन पहले से ही देश के सबसे स्वच्छ शहरों में गिना जाता रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री के दौरे ने लोगों को अपने शहर को और बेहतर बनाने के लिए प्रेरित किया है। सोशल मीडिया पर कई पोस्ट में ये भावना भी देखने को मिली कि एक नेता की सबसे बड़ी ताकत केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि लोगों को सकारात्मक बदलाव के लिए प्रेरित करना भी होती है। पूरे लोग यहाँ पर सफाई अभियान करे, लोग घर घर जाके पत्रिकाएं बांट रहे। हमने जो सफाई अभियान चला उसमें यहाँ पर आने वाले टूरिस्ट भी हमारे साथ जुड़े। यहाँ पर जो दुकानदार है, यहाँ पर जो बिजनेसमैन है, वो भी काफी एक्साइटेड है। सारी दमन चमक रही है और साथ में जितने अपने गांव के जितने लोकल आदमी है वो बड़े खुश नसीब है कि बार बार अपने प्रधानमंत्री दमन की विजिट के लिए आ रहे हैं। वहीं सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने लिखा कि दमन की स्वच्छता कोई 2 दिन की तैयारी का परिणाम नहीं है, बल्कि वर्षों की नागरिक जागरूकता, प्रशासनिक प्रयासों और स्थानीय सहभागिता का नतीजा है। उनका कहना है कि स्वच्छता अभियान जैसे मिशनों से साफ तौर पर जमीनी बदलाव दिख रहा है। नए एयरपोर्ट, विकास परियोजनाओं और स्वच्छता अभियान के बीच दमन से सामने आ रही तस्वीरें ये संकेत दे रही हैं कि विकास और जन भागीदारी का ये मॉडल स्थानीय लोगों के बीच उत्साह का विषय बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मेघालय के शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में पर्यटन, कृषि और बागवानी, निवेश, खेल, बुनियादी ढांचा, संपर्क सुविधा और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए तैयार किए जा रहे नॉर्थ ईस्ट विजन प्लान 2047 पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। इस बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार, पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उत्तर पूर्वी परिषद के सदस्य और केंद्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। तो वो नॉर्थ ईस्ट जिसे अष्टलक्ष्मी कहा जाता है, उसके लिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन, खासतौर पर विकास की परियोजनाओं को लेकर के। आगे बढ़ते हैं। भारत और लाओस के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रिश्तों को नई मजबूती देने की दिशा में कल एक अहम बैठक हुई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में लाओ पीडीआर के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री थोंगसावन फोमविहाने के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा, स्वास्थ्य और संस्कृति के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इनमें लाओस की राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में भारतीय सेना के प्रशिक्षण दल के सहयोग और प्रबंधन से जुड़ा एक रक्षा समझौता, फार्माकोपिया और औषधि मानकों के क्षेत्र में सहयोग के लिए स्वास्थ्य संबंधी समझौता और वर्ष 2026 से 2030 के लिए सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम शामिल है। इसके साथ ही भारत लाओस राजनयिक संबंधों के 70 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में भी एक विशेष लोगों का भी अनावरण किया गया। इस समझौते से भारत और लाओ पीडीआर के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और अधिक मजबूती मिलने के साथ साथ सहयोग के नए आयाम स्थापित होने की उम्मीद है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत और लाओस के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध है, जो बौद्ध धर्म और रामायण जैसी साझा विरासत में दिखाई देते हैं। उन्होंने बताया कि दोनों देशों को उन समझौतों की प्रगति की समीक्षा करने और राजनीतिक सहयोग, आर्थिक संबंधों, रक्षा, विकास साझेदारी, शिक्षा, संस्कृति और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग को और आगे बढ़ाने का अवसर मिला है। Our two countries have close civilizational ties reflected in the common heritage of Buddhism and Ramayana. Our relations go back in history. It is based on deep cultural and people-to-people linkages. Our own Prime Minister visited Lao PDR in October 2024. On that occasion, a number of agreements and MOUs were signed. And today we have an opportunity to review them, to explore a wide-ranging agenda
to look at our political cooperation, economic ties, defense, development partnerships, education, culture to culture, and of course our multilateral cooperation. साथ ही लाओस के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री थोंग सावन फोमबियाने ने कहा कि ये बैठक दोनों देशों के लिए आपसी सहयोग की प्रगति और उपलब्धियों का आकलन करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान क्षेत्रीय और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं तथा चुनौतियों के बावजूद दोनों देशों की यह सक्रिय भागीदारी उनके मजबूत संबंधों और साझा प्रतिबद्धताओं को दर्शाती है। This meeting provides an excellent opportunity for the two sides to take stock of progress and achievement in our bilateral cooperations. We should continue to chart out a future direction that bring about tangible benefit to our two nations. Therefore, my visit aims to further strengthen and enhance the long-standing friendly relation and fruitful cooperation of the past 7 decades across all key sectors. And this engagement underscore our strong bond on and reaffirm our shared commitments despite the current regional and global economic uncertainty and challenges. भारत और लाओ पीडीआर के बीच 10वीं संयुक्त आयोग की बैठक पर जानकारी साझा करते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने बताया है कि अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर पोस्ट किया और उन्होंने लिखा कि साझा सभ्यगत विरासत से जुड़े भारत और लाओ पीडीआर भविष्य उन्मुख साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। नई दिल्ली में भारत और लाओ पीडीआर के बीच 10वीं संयुक्त आयोग बैठक की सह अध्यक्षता भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और लाओ पीडीआर के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री थोंग सावन फोमबियाने ने की। बैठक के दौरान रक्षा, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य और सांस्कृतिक आदान प्रदान के क्षेत्रों में ठोस और महत्वपूर्ण परिणाम सामने आए। इन समझौतों से भारत और लाओ पीडीआर के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और अधिक मजबूती मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच सहयोग के नए आयाम स्थापित होंगे। अनकोट। संभल में वर्ष 1978 में दंगों के पीड़ित रस्तोगी परिवार को करीब 48 सालों के बाद पुनर्वास की सौगात मिलने जा रही है। दंगों में मारे गए रामशरण दास रस्तोगी के परिवार को प्रशासन ने आवासीय भूमि आवंटित की है। देखिए ये रिपोर्ट। वर्ष 1978 के हिंदू मुस्लिम दंगों में जान गंवाने वाले रामशरण दास रस्तोगी के परिवार को अब अपना घर बनाने के लिए जमीन मिल गई है। प्रशासन द्वारा आवासीय भूमि आवंटित किए जाने के बाद परिवार के पुनर्वास की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस जमीन पर बनने वाले आवास की आधारशिला जिला अधिकारी स्वयं रखेंगे। पहले ये कार्यक्रम बुधवार को प्रस्तावित था, लेकिन अब इसे गुरुवार को आयोजित किया जाएगा। रामशरण दास रस्तोगी की वर्ष 1978 के दंगों के दौरान हत्या कर दी गई थी। आरोप है कि हत्या के बाद उनका शव शत विक्षत अवस्था में एक कुएं में फेंक दिया गया था। घटना के बाद परिवार ने न्याय के लिए लंबा संघर्ष किया और बाद में पलायन करने को मजबूर हो गया। पिछले वर्ष मृतक के पौत्र कपिल रस्तोगी अपनी वृद्ध माता के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले थे, जहां मुख्यमंत्री ने परिवार के पुनर्वास का आश्वासन दिया था। वो अपने घर पे आ जाएंगे साहब, इधर उधर कभी कहीं पहुंच गए, कहीं रह रहे थे। अब है ना सरकारी ने जमीन दे रही है। ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारा परिवार यहीं आ जाएगा, एक जगह हो जाएगा। मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद प्रशासन ने आवासीय भूमि आवंटित कर पुनर्वास की दिशा में कदम बढ़ाया है। करीब 48 वर्षों बाद रस्तोगी परिवार को स्थायी आशियाना मिलने का रास्ता साफ हुआ है। गुरुवार को होने वाले कार्यक्रम के साथ परिवार के नए जीवन की शुरुआत का एक महत्वपूर्ण अध्याय भी जुड़ जाएगा। 1978 में संभल में दंगे हुए और इस दंगे में सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाले परिवारों में से एक परिवार था रामशरण रस्तोगी का परिवार, जिनकी निर्मम हत्या कर दी गई थी और हत्या करने के बाद से उनको अपना घरबार, उनके परिवार को छोड़ना पड़ा था। लेकिन एक लंबे समय के बाद जब प्रदेश में योगी सरकार आई तो वापस रस्तोगी परिवार की सुनवाई हुई और पिछले साल कपिल रस्तोगी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आवासीय
भूमि के आवंटन के लिए आश्वासन दिया था, उस सपने को पूरा करने जा रही है अब संभल का प्रशासन। बड़ी बात है कि 1978 से जो परिवार इंसाफ के लिए भटक रहा था, उस परिवार को इंसाफ दिलाने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया है और अब परिवार को आवासीय भूखंड मिलने के बाद से परिवार अपना जीवन एक बार फिर पटरी पर आसानी से ला पाएगा। कैमरा पर्सन मोंटी के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज, संभल। भारतीय मौसम विभाग ने आज केरलम और माहे में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी बारिश की संभावना है। पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में भी अगले 2 दिनों में भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही आईएमडी ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में ओलावृष्टि के साथ गरज चमक की भविष्यवाणी भी की है। मौसम विभाग के मुताबिक आज दिल्ली में भी आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। और गाजियाबाद में खोड़ा इलाके में हुई सूर्या चौहान की हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी और मुख्य आरोपी के एनकाउंटर के बाद सूर्या चौहान की मां ने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी का धन्यवाद किया है। डीडी न्यूज से बातचीत में उन्होंने बाकी आरोपियों के खिलाफ भी सख्त एक्शन की मांग की है। मृतक सूर्या चौहान की मां सरोज से बात की संवाददाता दिवांशु मल्होत्रा ने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देशों के बाद गाजियाबाद पुलिस पूरे एक्शन मोड में है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए फिलहाल सूर्या चौहान की माताजी हैं। जिस तरह से पुलिसिया कार्रवाई चल रही है, क्या कहेंगे इस पर? संतुष्ट हैं आपकी? इंसाफ मिलेगा? बाबा योगी और मोदी पर मेरा पूरा विश्वास है कि मुझे न्याय पूरा मिलेगा। पर अभी एक एनकाउंटर हुआ है, 6 भी बाकी हैं। 6 का एनकाउंटर होना चाहिए, 6 के मकानों पर बुलडोजर चलना चाहिए। इन तीनों चारों के बारे में जानते हैं आप? किस तरह के लड़के हैं? क्या इसी तरीके से क्रिमिनल एक्टिविटी में रहते हैं? क्या कहेंगे इस पर? इस बात में मुझे कुछ नहीं मालूम, पर मुझे ये पता है मेरे बच्चे के गुनहगार हैं। जो गुनहगार के साथ रहता है, गुनहगार का साथ देता है और गुनहगार के साथ ही खड़ा होता है, वो सारे गुनहगार ही होते हैं। पूरा गाजियाबाद में जो क्रिमिनल्स हैं, न केवल असद गैंग बल्कि बाकी जो अपराधी हैं, उनके खिलाफ भी शिकंजा कसा जा रहा है। बाबा योगी हमारे साथ हैं, वो जो करें वो कम है। हिंदू संगठन के भी लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। बाबा योगी, मोदी और हमारे जो मीडिया समाज जो हमारी आवाज़ इतनी ऊपर तक ले जा रहे हैं, और जो हमारा हिंदू सारा संगठन, हिंदू भाई मेरा सब साथ दे रहे हैं। सूर्य चौहान की माताजी और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि सूर्य चौहान की फ़ोटो यहाँ पर लगाई गई है, हार चढ़ा है और इसके बराबर में आप देख पा रहे हैं कि एक स्कैनर भी लगाया गया है, क्योंकि परिवार की स्थिति फाइनेंशियल काफ़ी ख़राब है और यही वजह है कि स्कैनर यहाँ पर लगाया गया है कि अगर कोई भी परिवार की फाइनेंशियल तौर पर मदद करना चाहता है तो वो मदद कर सकता है। फिलहाल सरोज जी, जो कि सूर्य चौहान की माताजी हैं, साफ तौर पर कह रही हैं कि असद का तो एनकाउंटर किया ही गया है, बल्कि बाकी जो आरोपी हैं उनके खिलाफ भी सख्त एक्शन हो और उनके घरों पर जो है बुलडोज़र चले, और ये साफ तौर पर इनका कहना है। कैमरामैन विश्वबंधु के साथ दिवांशु मल्होत्रा, दूरदर्शन समाचार, खोड़ा, गाजियाबाद। देश में डिजिटल भुगतान का दायरा लगातार बढ़ रहा है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई के जरिए मई महीने में लेन देन में नया रिकॉर्ड बनाया गया। मई में यूपीआई के माध्यम से 29.90 लाख करोड़ रुपए के करीब 23.2 अरब ट्रांजैक्शंस दर्ज किए गए। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अनुसार अप्रैल में यूपीआई के जरिए करीब 29 लाख करोड़ रुपए के लेन देन हुए थे। वहीं मई 2025 की तुलना में इस वर्ष मई में लेन देन का मूल्य 19% बढ़ा और लेन देन की संख्या 24%। मात्रा के लिहाज से भी मई में 23.2 बिलियन ट्रांजैक्शंस के साथ नया रिकॉर्ड बना। अप्रैल 2026 में आंकड़ा 22.35 बिलियन पर था। विशेषज्ञों के अनुसार गर्मी की छुट्टियों के दौरान बढ़ी यात्राओं, आईपीएल 2026 और मौसमी उपभोक्ता खर्चों ने यूपीआई लेन देन को नई ऊंचाई पर पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। एनपीसीआई के अनुसार यूपीआई अब देश में खुदरा डिजिटल भुगतान का सबसे बड़ा माध्यम है और इसकी पहुंच लगातार बढ़ रही है। क्रॉस बॉर्डर यूपीआई सेवाओं के विस्तार और यूपीआई पर क्रेडिट जैसी नई सुविधाओं के भविष्य में इसके और विस्तार की संभावना है। अहमदाबाद में आज से विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप 2026 का शुभारंभ हो रहा है, जो योग को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इस प्रतिष्ठित चैंपियनशिप में 60 से अधिक देशों के 400 से ज़्यादा खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। ये आयोजन योगासन को
भविष्य में ओलंपिक खेलों के ढांचे में शामिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 6:40 पर वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे और प्रतिभागियों को संबोधित करेंगे। विश्व योगासन चैंपियनशिप के पहले संस्करण में अमेरिका, घाना, केन्या, मलेशिया, श्रीलंका, उज्बेकिस्तान सहित दुनिया के कई देशों के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। मेजबान भारत 122 सदस्यीय दल के साथ प्रतियोगिता में उतर रहा है। भारतीय खिलाड़ी 6 अलग अलग आयु वर्गों में अपनी चुनौतियां पेश करेंगे। इस ऐतिहासिक आयोजन के जरिए भारत योग की वैश्विक विरासत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। फिलहाल इस समाचार बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आगे है नया सवेरा। नमस्कार।